और सीधे अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनवाते हैं आपको। सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नति का आधार, आर्थिक उन्नयन का जो आधार है वह ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति के साथ हम अपने आर्थिक नीतियों का समन्वय करें और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और तब उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों के आधार को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय का एक विचार भारतीय राजनीति को प्रदान किया। वास्तव में राजनीति मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती है। बिना मूल्य और आदर्श की राजनीति की स्थिति, जिसके बारे में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि वह तो एक मौत का फंदा है। अगर जो व्यक्ति बिना मूल्यों के, बिना आदर्शों के राजनीति में आया है तो अपने आप तो वह मरेगा ही मरेगा, लेकिन वह सिस्टम को भी मार डालेगा। और इसीलिए इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के से जोड़ते हुए उसे इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया। महानगर इकाई इस क्षेत्र में सबसे बाद में गठित हुई, इसलिए महानगर का ये प्रशिक्षण विभिन्न कार्यक्रमों के कारण आज से प्रारंभ हो रहा है। 1951 से लेकर के 1977 तक, 1980 से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वर्चस्व चल रहा है, पूरे देश के अंदर जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, दुनिया के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस प्रकार की सफलता की प्रतिमान को स्थापित करना यह किसी सपने से कम नहीं। आज अगर पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, दुनिया के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रसे बसे वे संस्कार हैं, वे मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किए थे। 1951 में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो यात्रा 1951 में प्रारंभ होती है, 1977 तक भारतीय जनसंघ के रूप में ये यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ी थी। ऐसा नहीं कि सत्ता को भीष्ट मान करके भारतीय जनसंघ ने यात्रा की हो, नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो देश की पहली सरकार जब बनी थी, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी थी, उस सरकार में स्वयं देश के अंदर खाद्य और भारी उद्योग के मंत्री थे। लेकिन मंत्री पद को तिलांजलि देते हुए नेहरू सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को प्रोत्साहित करने के कारण उसके विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया
और उसके खिलाफ देश के अंदर आंदोलन की शुरुआत करने लग गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के कारण बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा कि नहीं, ये उचित समय है जब हम देश को उस विकल्प की पूर्ति का आधार बना सकते हैं जो एक वैक्यूम कांग्रेस के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों के कारण प्रारंभ होने वाला है। उन विकल्पों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक दल आज आवश्यक है और उस राजनीतिक दल के रूप में जो नेतृत्व उस समय दिया गया था वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। भारतीय जनसंघ ने जो यात्रा प्रारंभ की, याद करिए, जब हर दल अपनी स्वयं की सत्ता के लिए, स्वयं के वर्चस्व के लिए लड़ता है, भारतीय जनसंघ ने स्थापना के बाद देश के अंदर जो लड़ाई प्रारंभ की थी वह कांग्रेस सरकार के कश्मीर के खिलाफ की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए हुआ था। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभियान चला था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश के खिलाफ लड़े और उन्होंने अपना बलिदान दिया। याद करिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी हो या उससे पहले भारतीय जनसंघ हमेशा एक नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। 1953 से लेकर के लगातार 2019 तक, जब तक कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता किसी भी बड़े अभियान में, बड़े आंदोलन में एक नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, यह आह्वान करते हुए उन्होंने कश्मीर की परमिट पद्धति का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक साजिश के शिकार हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी पैदा किया। यानी भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नाम है, यह उन महापुरुषों के बलिदानों पर आधारित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, जिन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में एक दिशा दी, मात्र 33 वर्ष की उम्र में कुलपति बन गए थे। भारत के विभाजन को लेकर के जो षड्यंत्र हो रहे थे, पूरा बंगाल पाकिस्तान में शामिल करने की साजिश हो रही थी, उसके खिलाफ कोई लड़ा था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़े थे। बंगाल के अकाल के खिलाफ संघनाद करने वाले नामों में से प्रमुख नाम आता है उस वहां की त्रासदी से वहां के लोगों को राहत देने की जिस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया हो, देश की आजादी के आंदोलन से लेकर के स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आज परिकल्पना है, इसकी पृष्ठभूमि में अगर कोई एक महापुरुष है तो वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने उस समय एक देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की वकालत की थी और उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद करिए, 1953 से लेकर के लगातार यह संघर्ष चलता रहा और सफलता मिली
जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये लगातार चलता रहा। राजनीतिक स्थिरता यह विकास के लिए आवश्यक है और इसकी शुरुआत स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी ने की थी तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। उन्होंने 1967 में एक मिली जुली सरकार बन सके, संयुक्त विपक्ष भी बन सके, यह अभियान प्रारंभ किया था। याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में पहली सरकार बनी थी और गठबंधन की सरकार बनी थी, देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था एकदम खराब स्थिति में पहुंच चुकी थी, खराब दौर में पहुंच चुकी थी। 1996 और 1998 में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनती है। 96 की सरकार मात्र 13 दिन रही, 98 में सरकार बनी और वही सरकार फिर आगे 2004 तक लगातार कार्य करती रही। राजनीतिक स्थिरता का दौर श्रद्धेय अटल जी ने दिया, लेकिन इसकी शुरुआत की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसका मंत्र दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। राजनीति में मूल्यों और आदर्शों के प्रति समर्पण का भाव क्या होना चाहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके प्रतीक थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दल से बड़ा देश, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल के खिलाफ जो शंखनाद किया था 1977, जब 25 जून 1975 को देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल थोपा था, एक तानाशाही सरकार देश के लोकतंत्र का गला घोंटना चाहती थी, उसके खिलाफ देश के अंदर सभी विपक्षी दल आंदोलन करने लग गए। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी कर दी गई, लेकिन वास्तविक ताकत विपक्ष में किसी एक दल के पास थी तो भारतीय जनसंघ के पास थी। सबसे ज्यादा नेता भारतीय जनसंघ के गिरफ्तार हुए। एक वार्ड अध्यक्ष से लेकर के, एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां हुई थी 1975 में। आप सोचो, इतनी बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई, तब देश के लोकतंत्र को बचाने के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ, देश के लिए दल से बड़ा देश, और दल से बड़ा देश है, इसके लिए कार्य करना है, तो इसके लिए उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय किया। पहली बार जो सरकार बनी श्री मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, भारतीय जनसंघ की ओर से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, नानाजी देशमुख जैसे नेताओं को उस सरकार में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश